अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। आपको पता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है हमारी जान है, बहुत बड़ी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है और पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी रह रहे हों तो उनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। और कमाल की बात है, थोड़े से पैसे जोड़ लें तो उनका होता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते। ये एक अलग बात है, हमारे सियासतदान यहाँ से पैसा चोरी करते हैं, बाहर प्रॉपर्टीज बनाते हैं। कमाल है, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले ओवरसीज है वो कहते हैं वहां से कमा के पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, लेकिन वहां उनके लिए क्या मसाइल और क्या परेशानियां, क्या दिक्कतें होती हैं। और कोशिश तो मैं करता रहता हूँ, और चाहे प्रॉपर्टीज के रिलेटेड इशू हो, नादरा से रिलेटेड इशू हो, बैंक से रिलेटेड इशू हो, लेकिन फिर भी मामला सारे रहते हैं। आज का प्रोग्राम एक स्पेशली जो थोड़ा सा आप कह लें इसको इस रेफरेंस से लेकर आ रहे हैं कि जो इश्यूज फेस होते हैं उनका हल क्या है, बेहतरी कैसे ली जाती है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी तैमूर चीमा साहब, इमरान साहब, शहाब साहब और हैदर साहब मौजूद हैं। और फर्स्ट टाइम जरा जूम पे रिकॉर्डिंग आप देख रहे होंगे, वरना अमूमन स्काइप पे रिकॉर्डिंग होती है या नॉर्मल कैमरे पे होती है, तो आप जरा पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होगा, लेकिन आपको ये है कि एक ही फ्लोर के ऊपर सारे लोग आप देख सकेंगे। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्त अहबाब का। होस्ट तो मैं ही हूँ, लेकिन अब आप समझ लें कि मैं मेजबान आप बन गए और जवाब मैंने देने हैं। बारी बारी जो जो सवाल हैं और इसके कॉन्टेक्स्ट में यू आर फ्री टू आस्क। बहुत शुक्रिया अजहर साहब। मैं आई थिंक शाह के पास एक सवाल है आपके लिए। शाह, आप पूछो। जी अजहर साहब, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है ना वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की है, क्योंकि हम अगर यहाँ पे एम्बेसी से भी डील करते हैं तो एम्बेसी कहती है कि आपको एफिडेविट बना के पाकिस्तान में किसी जानने वाले को भेजना पड़ेगा, वहां से क्लियरेंस आएगी और होगा। जबकि यहाँ पे एम्बेसी जो है वो हमें पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं देती, हमारा लाइसेंस यहाँ से फौरन हो जाता है, हमारे नादरा के डॉक्यूमेंट सारे एक्सेप्ट हो जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये भी नादरा के पास नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है शाह। ये देखें, यहाँ जहाँ मौजूदा गवर्नमेंट है ना, वो अपने तौर पर जो टेक्नोलॉजी है उसको कोशिश कर रही है, और नादरा में बड़ी इनकलाबी रेवोल्यूशनरी चीजें आ रही हैं। और ये जो सवाल आप उठा रहे हैं ये भी जबरदस्त। तरह नादरा का एक सिस्टम है, आपका मिसाल के तौर पर एफिडेविट, यानी एफिडेविट का फॉर्मेट यही बने, पाकिस्तान भेजने की क्या जरूरत है। नादरा एक बाकायदा सॉफ्टवेयर बना सकती है इस कॉन्टेक्स्ट में, और मैं इस वाले मैटर को टेकअप करूंगा। जो आप वाली आज के प्रोग्राम में जो चीजें होंगी वो इंशाल्लाह प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर और चारों गवर्नर और चारों चीफ मिनिस्टर को लिखेंगे, और नादरा को भी लिखेंगे कि सारे प्रोसेस के अंदर ना आप जो भी डॉक्यूमेंट का एक फॉर्मेट बना लें वो बाकायदा आप मुतलका एम्बेसी में फाइल करें, एम्बेसी से रूट होके नादरा तक आए। नादरा ऑटोमेटिकली जो है ना, नादरा एक सिस्टम ऐसा बनाए मुतलका पुलिस के साथ या एफआईए या बाकी लोगों के साथ वहां तक डायरेक्ट जरूरत ना पड़े। एक आदमी को क्यों जरूरत पड़े, आपका एनएससी डाटा अवेलेबल है, आपके बारे में हर चीज अब सिस्टम पे आ चुकी है। तो ये जो प्रॉब्लम आ रही है इसको सेटल करने के लिए इंशाल्लाह मैं लिखूंगा। सर, इसी का आगे सवाल है कि मैंने यहाँ पे पाकिस्तान एम्बेसी को फोन किया था और उनसे इसकी डिटेल ली थी, तो पाकिस्तान एम्बेसी कह रही है कि सिस्टम यहाँ पे मौजूद है, लेकिन उनको उसके अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वो जिस तरह पुलिस का लाइसेंस होता है वो डालते हैं तो वो लाइसेंस वेरीफाई हो जाता है, लेकिन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के लिए एम्बेसी को इजाजत नहीं है उस डेटा से वो रिट्रीव करने का। है सिस्टम सारा इन प्लेस है। अच्छा देखिए ना, बड़े अच्छा बात आपने कर दी ना। यहाँ एम्बेसी को चाहिए था, अपने तई एम्बेसी को चाहिए था कि दे शुड रिक्वेस्ट कंसर्न डिपार्टमेंट कि उनको बैठ के, और ये होना, इसका मतलब जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि यहाँ कोई ना कोई एसओपीज या ऐसी कोई बात है जो फ्लॉ है, जो सिस्टम को ठीक नहीं कर पा रहा। और ये करेक्टर सर्टिफिकेट के वाले से पूरी दुनिया से मैं प्रॉब्लम ये सुन रहा हूँ और ये मैं देख रहा हूँ। लेकिन इस अब मॉडर्न दौर में आ चुके हैं। नादरा, आप देखिए, नादरा ने थंब वेरिफिकेशन का सारा निजाम जो है ना, अपना बायोमेट्रिक का, वो ऑलमोस्ट अब मोबाइल पे भी ले आई है। तो ये वाला निजाम भी कोई मुश्किल नहीं है। एफिडेविट तो आपने लिख के भेजना, या खुद आप मौजूद होंगे, आपका थंब बायोमेट्रिक हो चुका होगा। तो ये इस सिस्टम को देखें ना, यहाँ जहां मुतलका जो भी कोई है, जहां प्रॉब्लम या हर्डल आ रही है, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि वो मुतलका महकमों तक पहुंचाऊं, और इसमें अगर मुझे हाईकोर्ट में भी आना पड़े तो मैं उसके भी तैयार हूं।
थैंक यू। जो बायोमेट्रिक है ना सर, बायोमेट्रिक जो है, अगर हमने यहाँ से फर्स्ट करें गाड़ी बेचनी है पाकिस्तान में, आपकी गाड़ी पाकिस्तान में है और आप कहते हैं कि इसको सेल कर दें, उसके लिए भी आपको बायोमेट्रिक चाहिए। अब नादरा जब हमसे बायोमेट्रिक लेता है तो वो ऑनलाइन ले लेता है, लेकिन जब हमने किसी और को बायोमेट्रिक देना है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता। अब देखे ना, यहाँ यहाँ देखिए 2 वजह हैं। एक तो मैं जो नॉर्मली आप देते हैं ना, यहाँ कार डीलर्स वगैरह ने इन्होंने अपने रखा है, जो सिस्टम रखा है ना बायोमेट्रिक, वो इंटीग्रेटेड नहीं है। अपना कोशिश की है कि नादरा ने ऐसे ऑथोराइज डीलर वगैरह उन सब तक सिस्टम तो दी है, लेकिन इंटीग्रेटेड नहीं बनाया, उनका आपस में सिस्टम मैच नहीं कर पाए हैं। और ये भी आपका बड़ा रेलेवेंट बात है, जब गाड़ी बेच रहे हैं आप वहां पर मौजूद है, वहां बायोमेट्रिक हो जाए तो प्रॉब्लम ही होना चाहिए। सेल एग्रीमेंट वगैरह जो कोई भी है, अब तो ऑनलाइन हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन इनको चैनलाइज करने की जरूरत है। हमने सूबों और बाकी लोगों को इन्वॉल्व नहीं किया। ये भी आपका रेलेवेंट बड़ा सवाल है, मैं कोशिश करूंगा मुतलका फोरम पर ये वाली बात भी उठाऊं। अच्छा साहब, मेरा एक सवाल है आईटी से, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी से। तो हमारे पाकिस्तान में हमारे नौजवान जो है ना वो आईटी लिटरेट हैं आजकल काफ़ी, क्योंकि मैं फाइवर वगैरह जो एप्स हैं उसमें देखता हूँ कि वो सर्विसेज ऑफर करते हैं, लेकिन उनकी सारी टेक्नोलॉजी की जो सर्विसेज हैं वो ओवरसीज कंपनीज के लिए। लेकिन मैं पाकिस्तान में नहीं देख रहा ऐसे कि जहाँ पे टेक्नोलॉजी में जो ना उन्होंने तरक्की की हो। तो आखिर ऐसी क्या वजह है? अच्छा, आपने ये देखें, ये हो ये रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, हार्डवेयर इंजीनियरिंग, इसमें बहुत तेजी से चीजें आ रही है। मुझे अच्छी तरह याद है कि 2010 में फेसबुक पे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से जब गुस्ताखी हुई, मैं मैटर कोर्ट में लेकर गया। कोर्ट में बाकायदा उस वक्त 10 दिन के लिए ब्लॉक होगी, लेकिन वो देखिए प्रॉब्लम, असल जो इश्यू बताना ये था, तो उसी दौरान मिल्लत फेसबुक के नाम से एक बाकायदा एप्लीकेशन लॉन्च करवाई और 3 दिनों के अंदर बाकायदा हमारे यहाँ टैलेंट मौजूद था। उन्होंने कहा लेकिन हम यहाँ पर लोगों में एक तो अवेयरनेस नहीं कर सके और हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया है। यहाँ एप्लीकेशन अवेलेबल है, यानी यहाँ कई ऐसी एप्लीकेशन है जो पाकिस्तानी ने बाकायदा बनाई है, जो एंड्रॉयड पे भी चली हैं, जो हमारे जो एप्पल के सॉफ्टवेयर हैं उन पे भी चली हैं, और नॉर्मल भी कई, यानी जो है ना ये लेकिन इसको चैनलाइज करने की जरूरत है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सारी मामला को देख रहा है, लेकिन बात फिर वही आती है कि एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। जो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आ जाएंगी। बहुत अच्छे, थैंक यू। होपफुली आ जाएंगी, हमारी तो दुआ है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तैमूर, सवाल आज़ाद भाई के लिए। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें अपने प्रोग्राम पे बुलाया और हमसे ये सवाल किए। ये तो हम चाहते हैं कि हमारे कोई पाकिस्तानी सुने हमारी ये बातें, गवर्नमेंट को सुननी चाहिए, लेकिन आप सुन रहे हैं उनकी जगह। तो मेरा ये क्वेश्चन है, पैसे भेजने के लिए, आई मीन ओवरसीज पाकिस्तानी हर कोई पैसे भेजता है पाकिस्तान, चाहे वो अपने घर के लिए भेजें या चैरिटी के लिए भेजें। अब सुनने को मिला है कि ये डिजिटल रोशन अकाउंट जो है, ये रोशन डिजिटल अकाउंट, ये आप खोल सकते हैं। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है कि जब आप इसके थ्रू पैसे भेजते हैं, अगर किसी चैरिटी को भेजने हैं, तो ये बैंक्स जो हैं आजकल उन पे फीस चार्ज करते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो पैसा हम चैरिटी के लिए भेज रहे हैं वो पूरा जरूरतमंद को मिले। दूसरी चीज, जो आप ये पाकिस्तानी घरों में पैसा अपना भेजते हैं, उसका मैंने सुना है ये फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस कार्ड एक है, उसका बताएं जरा हमें ओवरसीज पाकिस्तानियों को कि उसका क्या बेनिफिट है, और वो क्या रोशन डिजिटल अकाउंट के साथ लिंक्ड होता है, क्या उसका हिसाब किताब है, जरा उस पर रोशनी डालें। अच्छा, मैं बता दूं, होता ये था कि पाकिस्तान से पहले ज्यादातर काम चलता था हुंडी से। अब हुंडी के 2-3 नुकसान ये थे, एक तो आप उसको सर्विसेज पैसे देते थे और पैसा पाकिस्तान में आता था। तो मिसाल के तौर पर आपको प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, कोई एसेट लेना चाहते थे, तो वो जो पैसा हुंडी के जरिए आता था तो वो वाइट शक्ल में नहीं होता था। उसे जो प्रॉपर्टी आप परचेज करते थे, कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। और फिर फेटफ के हवाले से भी आया कि चैनलाइज होना चाहिए पैसा, इसलिए रोशन डिजिटल अकाउंट खोले इसलिए गए कि आपके रेमिटेंस या पैसा दें, फॉरेन ट्रांसफर हो जाए और आपको कम हो, यानी अखराजात आपके बहुत मिनिमम आए और इजीली, और वो पैसा जब पाकिस्तान में जाएगा
जब फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान में जाएगी तो वो इकोनॉमी में ऐड भी होगी और फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे भी। तो ये एक बड़ी अच्छी और कोशिश और काबिज थी। और दूसरा जहां तक बात जो समझने वाली है ना कि मिसाल ये फॉरेन रेमिटेंस अकाउंट आपको जो मिलेंगे उसके बेनिफिट काफी है ना। यानी आप अमूमन जैसे मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली है, अब प्रॉपर्टी में आपके पास चैनलाइज नहीं कर पाए हैं आप, तो वो होता ये था कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत आपको एग्जम्पशन मिलती थी। आप डॉलर भेजते थे या पाउंड में भेजते या और किसी करेंसी में भेजते, तो वो पाकिस्तान में कन्वर्ट करके जब पैसे आपको मिलते थे तो उसका बेनिफिट ये है कि वो पैसा आपका वाइड हो जाता था। कोई प्रॉपर्टी आप ले जा चाहते थे आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अदरवाइज वो आपकी अनडिस्क्लोज इनकम जनरेट हो जाती थी। अनडिस्क्लोज इनकम के ऊपर डिफरेंट टैक्सेस पड़ते थे, वो इनकम टैक्स की शक्ल में या बाकी टैक्स की शक्ल में। जब वो कार्ड बन जाएगा, कार्ड से एडवांटेज ये है कि ऑटोमेटिकली जब आप जाएंगे तो वो उस कार्ड के ऊपर आपको जितना फॉरेन एक्सचेंज के जो रेमिटेंस के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे ऑटोमेटिक होता क्या, पहले आप अप्लाई करते हैं फिर पता चलता है, लेकिन वहां एक ही जगह आपको हर चीज अवेलेबल हो जाएगी। वेल्थ रिकंसिलिएशन के लिए या इनकम रिकंसिलिएशन के कॉन्टेक्स्ट में हर चीज आपके सामने आ जाएगी जो आप सेल परचेज करते हैं। और मैं पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूं, मैं फिर दोबारा बता देता हूं कि हम या ट्रांजेक्शन वगैरह कोशिश करते हैं अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में भेजते हैं और कैश की तरफ जाते हैं। मैंने पहले भी कहा था प्रॉपर्टी परचेज करनी हो तो वो कोशिश करें आप कि वो उन्हीं के अकाउंट में जाए। इवन पावर ऑफ अटॉर्नी भी होल्ड करता है उसके अकाउंट में भी जाने चाहिए जो जेन्युइन प्रॉपर्टी आपको बेच रहा है। कल कोई फ्रॉड करता है या कोई ऐसी बात सामने आती है तो दो एडवांटेज हो गए आपके। एक तो आपकी बड़ी क्लैरिटी के साथ आ गई बात कि ये पैसे आपने उनको दिए हैं, ट्रांजैक्शन की है। अगर कोई कल फ्रॉड करता है तो उसका जो है ना मनी सोर्स वगैरह हर चीज अवेलेबल होगी। सेकंड, आपसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या कोई महकमा या कोई और ये सवाल नहीं करेगा कि ये पैसा आपके पास कहां से आया। बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत अच्छा जवाब है। अस्सलाम वालेकुम अदर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी हमारे सवाल के जवाब दिए। मेरा छोटा सा सवाल है बिजनेस से रिलेटेड कि कोई इस तरह का हमें प्रोग्राम बताएं या कोई इस तरह का इंसेंटिव बताइए कि अगर कोई फॉरेन पाकिस्तानी बिजनेस या इंडिविजुअल पाकिस्तान में आके बिजनेस खोलना चाहता है, कोई अपना नया कंपनी शुरू करना चाहता है और अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो कोई उसके लिए बताएं कि इजीएस्ट स्टेप क्या है, मतलब कौन से चैनल से आप जा सकते हैं। कंपनी रजिस्टर ऑब्वियसली आप करवाएंगे पाकिस्तान में पहले, लेकिन उस पर यह भी थोड़ी सी रोशनी डालें कि कोई इस तरह के इस वक्त सेक्टर हैं जिनमें गवर्नमेंट किसी किस्म की एड दे रही है या फैसिलिटी दे रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आप लेके आए पाकिस्तान में बिजनेस के हवाले से। अच्छा देखिए, यहाँ सबसे जो बेस्ट इदारा है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ BOI जिसे हम कहते हैं। आपको पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं दो तरह से है। एक तो है कि नए प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप लगाना चाहते हैं तो इंडस्ट्रियल जोन है, यानी गवादर के अंदर बाकायदा उन्होंने एग्जम्पशन दी है, टैक्स फ्री जोन है। पहली तो बात है कि मैं चाहूंगा कि ऐसे लोग जो आना चाहें वो अपना एरिया सेलेक्ट कर लें कि वो किस एरिया में जाना चाहते हैं, टैक्स फ्री जोन में जाएं। कुछ अर्से के लिए जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर टैक्सेस एंड ड्यूटीज जो है ना फॉर अ सर्टेन पीरियड आपकी एग्जम्प्ट है। आप जितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे डाटा आपको कंप्लायंस करनी होगी। और फिर दूसरा ये है कि उन जो प्रोसेसिंग जोन होंगे, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कह दें या टैक्स एग्जम्पशंस के कॉन्टेक्स्ट में, तो उसमें डिफरेंट जो है ना वन विंडो ऑपरेशन के कॉन्टेक्स्ट में फैसिलिटीज दे दी हैं कि मुख्तलिफ अप्रूवल जोनिंग होती हैं। मिसाल के तौर पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट का अप्रूवल है कि आपने वो लेनी है, एनवायरमेंट का महकमा आ जाता है और डिफरेंट लोकल डिपार्टमेंट के कई ऐसे महकमे आ जाते हैं जो अटैच है। तो वो बंदा घबराता है कि हर एक महकमे के पास जाने की बजाय वो वन विंडो के अंदर गवादर के अंदर तो उन्होंने ऐसा हालात और वाकयात कर दिए। उसके अलावा बाकी मुख्तलिफ कई शहरों में जहाँ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या ऐसी जगह बनाई जा रही हैं जहां इस सारे मैटर को देखते हैं। दूसरा जो अभी आजकल पिछले दिनों जो इमरान खान ने हाउसिंग इंडस्ट्री को जो है ना वो बूम दिया, उसमें भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आपको टैक्सेस की भी एग्जम्पशन है। आप जो सोर्स पैसा लगा रहे होते हैं उसका सोर्स नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप इवन अदरवाइज जब पैसा बाहर से लेकर आ रहे होते हैं और आके जब कन्वर्ट करते हैं उसको फॉरेन रेमिटेंस में, तो तब भी आपको एडवांटेज है कि आपसे वो सोर्स नहीं पूछा जाएगा और फॉर अ सर्टेन पीरियड आप डिफरेंट कंसेशन जो है ना। और इसमें याद रखिएगा बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व रखना है स्टार्ट के अंदर। और मिसाल के तौर पर कोई कंपनी आप इनको टेक्सटाइल सेक्टर में आना चाहते हैं या बिल्डिंग में आना चाहते हैं
आप अपनी नाम कंपनी का नाम को प्रपोज करते हैं तो SSCP के अंदर नेम सर्च की फैसिलिटी अवेलेबल है। आप वहाँ नेम सर्च देखते हैं, उस नाम से है, फिर वो बाकायदा उसका जो प्रोसीजर है, मेमोरेंडम आर्टिकल और कई चीजें SSCP ने चैनलाइज कर दी हैं। एक अपना कई दफा खुद आना नहीं पड़ता है और कई डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग जो है ना वो ऑनलाइन ही हो जाती है नादरा को इन्वॉल्व कर। बहुत अच्छा। बहुत अफजल भाई, वेरी अजहर साहब, एक सवाल और है मेरा। जिस तरह हमारे एक दोस्त हैं, वो अमेरिका से एक ऑयल कंपनी लेके आ रहे हैं पाकिस्तान, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है मार्केटिंग का ओगरा से। अब ओगरा में उन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन हर चीज पूरी करके दी हुई है, बट इट्स बीन 6 months, उनको ना पता है कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो किसी से पूछ भी नहीं सकते। इसका हल क्या है? अच्छा, आपने ये बड़ा अच्छा रेलेवेंट एक सवाल उठाया है। लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन चली थी जिसमें ओगरा के हवाले से बड़े मसाइल थे। ओगरा अपनी हालांकि इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई हुई है उसको मसाइल को हल करने के हवाले से, लेकिन वो टेकअप नहीं कर रहा। अब ये जो आपने मार्केटिंग कंपनी के हवाले से बताया या टाइम लिमिट दी हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, सीनियर कानूनदान अजहर सदीक के एजाज में न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन की जानिब से लाहौर में तकरीब ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल और उनके हल पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन के बानी सैयद अलमदार हुसैन शाह ने शिरकत की। इस मौका पर अजहर सदीक एडवोकेट का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, उनके मसाइल के हल के लिए कोशिश कर रहे हैं। कानून साजी के लिए बड़ी देर से कोशिश कर रही थी कि सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस के तौर पर तक शिकायत दी जाती है और शिकायत के ऊपर काम होता है, लेकिन असल में वो हालात और वाक़यात नहीं, हम परसू करते रह जाते हैं। उसमें कोशिश और काविश करके अब तकरीबन मेरा जानता ख्याल है तमाम एम्बेसीज में एक अलहदा डेस्क जो है ओवरसीज़ के मसाइल के काफ़ी जगह बन गया है, काफ़ी जगह बनने वाले हैं। ये वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत आपने तय करी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सैयद अलमदार हुसैन शाह ने बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के मसाइल से आगाह किया और हल करवाने का मुतालबा किया। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो फेल है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कामयाब है। पाकिस्तान पोस्टल सर्विस फेल है लेकिन TCS कामयाब है। तो वजह क्या है? हमारे तो ये खोकर साहब बैठे हैं, एक लेटर ग्रीन कार्ड से पासपोर्ट तक भी जो है वो पाकिस्तान पोस्टल सर्विस से आएगा, US पोस्टल सर्विस से आएगा, कोई उसके लिए दूसरी चीज़ ही नहीं है। और अच्छी तो ये बात है कि हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह करे पाकिस्तान तरक्की करे। चेयरमैन हबीब जाली फाउंडेशन न्यूयॉर्क इकबाल खोकर का कहना था ओवरसीज के मसाइल के हल के लिए हमेशा अजहर सदीक के साथ रहेंगे। हवा का झोंका है हमारे लिए, आप जैसे लोग आप हैं और जो भी काम कर रहे हैं कि हिम्मत दिखा रहे हैं और उनको कि भाई हम आपके साथ हैं। तो मैं भी अभी आपने जो तजवीज़ दी है उसमें मैं शाह साहब जो वहाँ और दोस्त हैं हम आपके साथ हैं, वो तंजीम बनाए आप, हम आपके साथ वहाँ जो है वो उसका फंक्शन भी करेंगे, बुलाएंगे भी। तकरीब के अख्ताम पर न्यूयॉर्क चैम्बर ऑफ स्मॉल बिजनेस कॉरपोरेशन की जान अजहर साहब, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, वो एक ऑयल कंपनी पाकिस्तान लेके आ रहे हैं जो पाकिस्तान में पहले उसे बाहर से इंपोर्ट करेंगे, फिर उसे बनाएंगे भी पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए एक लाइसेंस ओगरा में उनको चाहिए और वो उस लाइसेंस के लिए पिछले 6 महीने से वेट कर रहे हैं, लेकिन ना ओगरा से उनको कोई रिप्लाई आता है। पेपर वर्क सारा कंप्लीट है और ये नहीं पता कि वो होएगा कि नहीं होएगा, क्या होएगा, इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। अच्छा देखिए शाह साहब, ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ओगरा जो है उस तरह के रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई गई थी कि कंप्लायंस करे और लोगों के लिए आसानियां पैदा करे। लाहौर हाईकोर्ट में मैटर टेकअप आया, ये पिछले दिन आपको पता है ऑयल क्राइसिस आया यहाँ पर, तो वहाँ बाकायदा एक कमीशन तश्कील दिया गया और उन्होंने ओगरा के बहुत से सवाल उठाए। मैं उनमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में ओगरा को बड़ा सोचना है यहाँ। एक तो मैं बड़ा सिंपल सी बात कहूंगा, मैंने आपको पहले भी कहा था और मैं आज फिर कहता हूँ कि ये मैं ओवरसीज पाकिस्तान के लिए हमारी सर्विसेज हर वक्त हाजिर है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग एनी मनी। वो बाकायदा एक रिमाइंडर भेजें चेयरमैन और चेयरपर्सन ओगरा को और उसकी कॉपी भिजवाएं प्राइम मिनिस्टर को बाकायदा, और इसको प्राइम मिनिस्टर पोर्टल के ऊपर डालें कि ये दिस इज एन इशू। साथ वो इश्यूज हमें भी भिजवा दें। हमारे जो एसोसिएट हैं इस्लामाबाद के अंदर, वो ओगरा के अंदर जाकर बाकायदा देखेंगे और चूंकि ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान के अंदर आनी है, वहाँ प्रॉब्लम क्या है, इश्यूज क्या है। हालांकि 2-4 छोटी छोटी स्टडीज होती हैं, वो स्टडीज उन्होंने कंप्लीट करनी है, उन्हें 1 महीने से ज्यादा का टाइम लेना नहीं चाहिए। लेकिन ये एक नॉर्मल रूटीन है कि ओगरा इतना टाइम लेती है
और चैनलाइज करने की चीजों को जरूरत है। मैं कोशिश करूंगा कि बाकायदा उनको लिखूं भी कि स्पीडी और जवाब भी दें। वो जवाब भी नहीं देते, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो जवाब भी दें और ताकि पता हो सके उन्होंने आगे अगर आना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारा प्रोसेस करना है, तो उनको अंदाजा हो जब तक उनके पास लाइसेंस नहीं होगा, ही कैन नॉट एंटर इनटू दैट फील्ड। यस। तो अजय भाई एक सवाल था आपसे। आपने कहा कि आपकी सर्विसेज ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए फ्री है, ठीक है ना? तो आई टेक यू अप ऑन, ठीक है ना? मैं क्या चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी एक आईटी कंपनी है यहाँ पर, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि एक टीम मैं पाकिस्तान में बनाऊं जो रिसोर्सेज जो हैं, जो सर्विसेज मैं यहाँ पे ऑफर कर रहा हूँ, वो रिसोर्सेज मैं पाकिस्तान से लूँ। तो इस तरह से मैं कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली मैं यहाँ पे हूँ ओवरसीज पाकिस्तानी, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया में हूँ। पाकिस्तान में मेरे ऐसे कोई जान पहचान वाले नहीं हैं जहाँ पे वो एक टीम बना सकें। तो वहाँ पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऐसे क्या हमारी मदद कर सकती है जिससे वहाँ पे हम एक आईटी की टीम बना सकें और वो सर्विसेज जो है हम फिर दूसरे मुल्कों में दें? अच्छा देखिए, इसके लिए आपको दो तरह से, एक तो डेफिनेटली जो सेटअप आपने यहाँ किया हुआ है उसका लाइसेंस ऑफिस यहाँ बनाया जा सकता है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को इन्वॉल्व किया जाता है। इवन अदरवाइज सबसे पहला काम तो है कि आप एक लीगल एंटिटी की तश्कील देनी है, वो कंपनी की शक्ल में, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई नाम प्रपोज करके कंपनी सर्च में आ जाए, वो बाकायदा यहाँ नाम रजिस्टर्ड करा दें। नाम रजिस्टर्ड कराने के बाद जो है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को भी इसमें ऑन बोर्ड लिया जा सकता है, फेडरल गवर्नमेंट को भी बाकायदा इस पे ऑन बोर्ड लिया जा सकता है कि ये आप ये काम करना चाहते हैं और सर्विसेज आप हायर करना चाहते हैं। जिस तरह आप सेटअप यहाँ रन कर रहे हैं उसी तरह के यहाँ जो कि फ्रॉड बड़ा होता है, लोगों का पता कोई नहीं है। अब आप जो चीज लेके आना चाहते हैं, कल आपका आइडिया चुरा के, मैंने कई केसेस ऐसे देखे हैं, वो आइडिया चुरा के कल अपने तौर पर आ जाते हैं, लेकिन उसको सिक्योर इस तरह इस कॉन्टेक्स्ट में किया जा सकता है कि बाकायदा जो है ना गवर्नमेंट कंप्लायंस का करके, उनके साथ एग्रीमेंट करके, फॉर इंस्टेंस एनडीसी हम कहते हैं, नॉन डिस्क्लोजर के हवाले से अगर उनके साथ एग्रीमेंट कर ली जाए, बाइंडिंग कर दिया जाए उनको कि आप इतने अरसे तक आप पीछे नहीं हटेंगे। यानी एक तो ये ना कि आपको अपने तहीं बैठ कर देना, दूसरा ये है कि हम उनसे सर्विस ले सकते हैं कि ऐसे लोग या ऐसी टीम हमें दे दी जाए जो टीम बैठ के हमारे साथ काम करे, और टर्म्स एंड कंडीशन सर्विसेज के आप देंगे, लेकिन कम से कम उनकी लायबिलिटी इस तरह हो कि वो फ्रॉड या ऐसी चीजों के अंदर इन्वॉल्व ना हो सके और कंप्लायंस कर सके। एक जो आप है, मिसाल के तौर पर अगर कोई आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं या कोई चीज आप ऐसी लेके आते हैं, तो उसमें फिर आप अपने तौर पर गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि ये चीज मैंने डेवलप की है, आप इंटरेस्टेड हैं? या यहाँ पर कई दफा ऐसा होता है टेंडर भी होते हैं इन चीजों को डेवलप करने के हवाले से, लेकिन अगर आप एक सेटअप यहाँ बना लेंगे बाकायदा एक कंपनी की शक्ल में, तो यू कैन इजिली एंटर इनटू दैट फील्ड। अच्छा, तो वही कंपनी के लिए मेरा जो कंसर्न है वो ये है कि मैं तो यहाँ पे हूँ, वहां पे मैं कैसे कंपनी बनाऊं? कोई ऐसा गवर्नमेंट ने कोई पोर्टल रखा हुआ है जिसके थ्रू मैं जो है वहां पे कोई सेटअप कर सकूं? कोई गवर्नमेंट का कोई गवर्नेंस बॉडी जो है वो शायद मेरी मदद करे, वहां पे एक सेटअप कर दे मेरे लिए, क्योंकि जो स्किल्स मुझे चाहिए थे, स्पेसिफिक स्किल्स फॉर ऑटोमेशन, ठीक है ना? तो उसके लिए एक टीम बनाने के लिए मुझे वहाँ पे जो है ना फेडरल गवर्नमेंट की तो डेफिनेटली मदद की जरूरत पड़ेगी, एंड इट्स गुड फॉर पाकिस्तान एज वेल। जैसे इंडिया ने टेक्नोलॉजी में कितना आगे चला गया क्योंकि अपनी आईटी सर्विसेज वो बाहर, बजाय इसके कि लोग बाहर गए, उन्होंने आईटी सर्विसेज जो है ना वहाँ पे प्रोवाइड की हैं। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि अब जैसे मैं यहाँ पे सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, लेकिन एक टीम जो है ना मैं पाकिस्तान में सेट करूँ और वहाँ के जो ग्रेजुएट्स बच्चे हैं उनको भी एक अच्छी जॉब मिल जाए। तो मेरा जो एक एम है, जो गोल है, वो ये है। अच्छा देखिए, आपका यहाँ तक जो इमरान, आपने बड़ी अच्छी ये बात की है, यू आर एक्चुअली एडिंग टू द इकोनॉमी टू द पाकिस्तान। यहाँ अभी तक जो स्पेसिफिकली ऐसा है ना कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस तरह की फैसिलिटी दी जा सके, वो राइट नाउ स्कैटर्ड है चीजें बहुत ज्यादा। जैसे बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में मैंने बताया आपको, दे कैन प्ले अ रोल, वन विंडो के हवाले से यहाँ होना चाहिए, और ये काम जो है ना ओवरसीज कमीशन के हवाले से वहां भी एक डेस्क ऐसा बनना चाहिए कि इस तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। यहाँ आपको इन चीजों को कॉन्टेक्स्ट में तो आपको टीम, तो आपको कंपनी आपको खुद इनकॉर्पोरेट करनी है, एससीसीपी में नाम सर्च करें और कई कंप्लायंस है, फॉर मिसाल का तो
या बाकायदा बनानी भी हो तो वी कैन हेल्प यू आउट कि आपकी बाकायदा एक कंपनी यहाँ पर रजिस्टर कराकर आपको दे दिया जाए। और आगे स्टाफ की सिलेक्शन करनी हो तो स्टाफ का डाटा बाकायदा यहाँ एडवर्टाइज करके कॉल कर लिया जाए, उनसे आप वेब लिंक के जरिए बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके जरिए इंटरव्यू भी कर सकते हैं। फिर वो बाकायदा जैसे मैंने बताया कि एग्रीमेंट उनका या नॉन डिस्क्लोजर कैंडिसी अगर करना हो या उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना हो ताकि वो बाइंड रहे आपके साथ और आपके साथ बैठकर काम करें। इसका वॉच ओवर जो है वो गवर्नमेंट इस हवाले से, गवर्नमेंट वो सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर सके। कोई इंटरनेट सेटअप आपको आगे रखना है, कोई आपको कनेक्शंस चाहिए हो नेट के कॉन्टैक्ट्स में, या आपको स्पेशल लिंक्स चाहिए हो, तो वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर सके। अजहर भाई, एक और सवाल है मेरा प्रॉपर्टी के हवाले से कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर हैं, उन्होंने मतलब अपनी प्रॉपर्टी खरीदनी हो पाकिस्तान में, तो उसके लिए बेस्ट प्रोसेस क्या है? मतलब आपको पता है जिस तरह काफी लोग यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन नहीं करते हैं क्योंकि उनको फ्रॉड का डर है, उनको ये नहीं पता कि ये प्रॉपर्टी जो खरीद रहे हैं ये सही है, प्रॉपर्टी एजेंट लेजिटिमेट है कि नहीं। तो उस पे जरा थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि क्या प्रोसेस बेस्ट है जिससे आप अपनी मतलब सिक्योरली प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया हैदर, आपका बड़ा रेलेवेंट सवाल किया। ये आम एक सवाल है और ज्यादातर केसेस जो है ना वो पाकिस्तान में ओवरसीज कमीशन में या वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही हैं। होता यहाँ ये है कि हम अपने रिश्तेदारों पर यकीन करते हैं, हम को प्रॉपर्टी डीलर ढूंढ लेते हैं और वो इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पाकिस्तानी दिल धड़कता पाकिस्तान के लिए वाले से 2-3 चीजें आम आदमी के समझने के लिए बड़ी जरूरी हैं। प्रॉपर्टी के पहले आपको कैटेगराइजेशन समझनी होगी। एक है एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के लिए बाकायदा आपको पता है जमाबंदी है, खसरा नंबर, वो स्पेसिफिक एरियाज हैं। पूरी दुनिया के अंदर तो डिजिटलाइज हो चुका है, गूगल पे है, वो अपना बाकायदा लैंड रिकॉर्ड सारा मेंटेन हो रहा है डिजिटलाइज। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी हम बहुत दूर हैं, लेकिन कोशिशें की जा रही हैं। तो पहला तो वो सारा, वैसे मैंने बता दिया कि ये उसके लिए तरीकाकार है। पंजाब के अंदर पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बन चुकी है, फर्द वगैरह वो कोशिश कर रहे हैं कि अब आपको बाकायदा ऑनलाइन भी प्रोवाइड कर सकें। आपको सबसे पहला जो काम इस कॉन्टेक्स्ट में देखना है कि ओनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे यहाँ ये है कोई रजिस्ट्री है या फर्द है, उसके बाद वेरीफाई करना। और वेरीफाई के लिए मैं जो गुजारिश करूंगा कि प्रॉपर्टी डीलर्स की बजाय अच्छे वकील करें कि वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, इंक्वायरी करें। दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है डेवलपमेंट अथॉरिटीज के हवाले से, चाहे वो डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी देख लें, पूरे पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। फिर आप आ जाएं लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये ओन करती हैं। तो ये ट्रांसफर लेटर का प्रोसीजर देती हैं कि प्रॉपर्टी ये है। वो भी आपको पहले वेरीफाई करना है मुतलका जगह से, डीएचए से या डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, कि वाकई ये ओनरशिप है या उनकी या नहीं है। सबसे पहला काम ये है। फिर वो डेवलपमेंट अथॉरिटी से एनओसी लेना होता है कि वाकई वो सेल कोई मॉर्गेज तो नहीं हुई, वो प्लेज तो नहीं हुई, ये वेरीफाई करना भी जरूरी है। उससे आपको ओनरशिप भी पता चल जाती है। तीसरी प्रॉपर्टीज जो डिटेल आती है वो आती है म्यूटेशन के कॉन्टेक्स्ट में, जो लीज राइट है, जो कैंटोनमेंट के एरियाज हैं, वो चूंकि लीज भी होती है 99 ईयर्स, 50 ईयर्स, मुख्तलिफ वो लीज के डिफरेंट कैटेगरीज हैं। तो लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी यहाँ पर मौजूद है, पहले आपको वहां से वो भी चेक करना, और उनका GLR है, जनरल लैंड रिकॉर्ड रजिस्टर है, तो वो वेरीफाई करना है कि वाकई उनके नाम पर है। इनमें थोड़ा सा मसला आता है कि इसमें GHQ इन्वॉल्व होता है। वो पहले परमिशन देता है, देखता है कि सिक्योरिटी चेक करता है कि वो बंदा पाकिस्तानी है, कोई फॉरेनर तो नहीं ले रहा। तो एक छोटा सा ये प्रोसीजर है, लेकिन असल जो बात है कि इन सारे प्रोसेस को देखने के लिए पहला काम आपका है अच्छा वकील करना और डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन। दूसरा जो प्रोसेस जो है कि इन सारे ट्रांजैक्शन के हवाले से पैसा जो है वो मुतलका बैंक में जमा करवाएं, अकाउंट में जमा कराएं, उस आदमी से जमा करवाएं, एग्रीमेंट बाकायदा आप एंटर करें। अब तो आसान काम ये हो गया कि डिजिटलाइज तरीके से भी एग्रीमेंट एंटर हो सकते हैं, कि आप बाहर भी बैठे हो और वो पाकिस्तान के अंदर भी बैठा हो, तो डॉक्यूमेंट बाकायदा उसकी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है। और उसमें आप अपने तौर पर एम्बेसी को इन्वॉल्व करते हैं, उधर से वो वहां पर मुतलका महकमे में बैठकर, अगर फॉर इंस्टेंस आप आपको सेल डीड करना चाहते हैं या करना चाहते हैं और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, नहीं तो उसी के मुताबिक बैठकर उसको रजिस्ट्रेशन की तरफ ले जाएं। लेकिन ये सारा काम आपको करना यही है कि जितना भी हो उसका डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड सारा रखा जाए। और एक और जो बात, जो इशू सामने आया है कि पैसा रिश्तेदारों के यहाँ भेजते हैं, कैश में जाते हैं, अवॉइड करें कैश के हवाले से। आप जब ऑनलाइन ट्रांसफर करें या अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो कल अगर कोई फ्रॉड करेगा भी तो वो सामने आ जाएगा। इसी के साथ एक इशू और ये, कई दफा प्रॉपर्टी होती है आप रेंट पे दे देते हैं,
अब रेंट भी अगर देना है तो रेंट भी बाकायदा रजिस्टर कराएं, रेंट एग्रीमेंट भी, ताकि रिकॉर्ड पर है। और अब जो पाकिस्तानी कानून के साथ रेंट रिस्ट्रिक्शन के हवाले से आपको मुतलका कोर्ट में भी रजिस्टर कराना पड़ता है, कि ताकि क्लैरिटी के साथ रहे। कल ऐसे होता है कि रेंट पे देते हैं, कब्जा कर लेता है आदमी, वो बैठ जाता है और वो जालसाजी की तरफ चला जाता है। तो जब वो बाकायदा रिकॉर्ड रजिस्टर कराया होगा, बाकायदा एग्रीमेंट, खाली किसी को ना दे, इसको बाकायदा रजिस्टर कराएं। मुतलका अपना जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर भी आप प्रोसेस है कि वकील को इन्वॉल्व करके वहां भी रजिस्टर कराएं। यानी इसको डिजिटलाइज इस कॉन्टेक्स्ट में ये सारा कर लें कि डाटा सारा आप रख लें। और एक सबसे जरूरी बात है, इश्तिहार दें बाकायदा। मिसाल के तौर पर अगर किसी टेनेंट को किराए पे भी दिया हुआ है तो एक इश्तिहार रिकॉर्ड पे ले आए आप पब्लिक नोटिस के लिए कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने फलां बंदे को रेंट पे दी हुई है फॉर अ सर्टेन पीरियड, ताकि क्लैरिटी हो कि ये रेंट पे अगर को फ्रॉड भी करना चाहे तो आपके पास सबूत या मौजूद हो। प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं उसके लिए भी अखबार, इश्तिहार, पब्लिक नोटिस वगैरह वो सारा दिन मैं कोई जल्दी में कर रहा हूँ कि टाइम हमारे पास जरा कम है। और स्पेसिफिक सवाल हमारे ओवरसीज के हवाले से होंगे तो दोबारा किसी प्रोग्राम में करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। थैंक यू सर। और कोई सवाल है या हम खत्म करें? सवाल तो बहुत है जी, वो तो आपका एक और आधे घंटे का प्रोग्राम बन जाएगा। फिर करेंगे इसमें तैमूर देखें क्योंकि प्रोग्राम बड़ा लंबा होना है। नाज़रीन देखें, ये पूरे दोस्त अहबाब आपके साथ मौजूद हैं, रेलेवेंट सवाल किए हैं। कई सवाल ऐसे हैं जो अभी बहुत तशनगी रह जाती है, कई चीजों में भी अपना डाटा इकट्ठा करना है। वो इंशाल्लाह आइंदा कोशिश किया करेंगे कि प्रोग्राम आपके, यानी ये तो भी इब्तदा की है, तो हफ्ते में 15 दिन में एक आध प्रोग्राम आप इन सब दोस्तों के साथ हुआ करेगा। एक प्रोग्राम इनके साथ बड़ा स्पेसिफिक करना है और वो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एक ऐसा बिजनेस जो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर कर सकते हैं और कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है और अर्निंग बहुत जबरदस्त है। उसके लिए दोबारा इनके ज्वाइन करेंगे। अभी बहरहाल इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।